हेलो बच्चों। आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट को। और ये लेक्चर हिंदी मीडियम में होगा। ये कोर्स डिजाइन किया गया है जेईई मेन एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन, क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ठोस के बारे में स्टडी करना है। ठोस क्या होता है? छोटे क्लासों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतनों, अणुओं या मूल इकाइयों में मध्य प्रतिबल आकर्षण बल उपस्थित है, ठोस अवस्था कहलाती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन, अणु, ये सब क्या है? फिक्स। दैट मीन्स वॉल्यूम, शेप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये सब फिक्स होती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन, अणुओं या मूल इकाइयों में मध्य प्रबल आकर्षण बल उपस्थित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। आणविक कणों के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है। आणविक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, क्रिस्टलीय सॉलिड एंड सेकेंड, अक्रिस्टलीय सॉलिड। इसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड भी कहेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय सॉलिड हम उसे कहेंगे इन ठोसों का निश्चित अभिलक्षणिक आकार होता है। क्रिस्टलीय ठोस के एक निश्चित अभिलक्षणिक आकार होगा, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस अनियमित आकार के होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस देख सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय सॉलिड है उसका एक निश्चित आकार होगा, जबकि अक्रिस्टलीय सॉलिड का निश्चित आकार नहीं होगा। क्रिस्टलीय सॉलिड में निश्चित गलनांक अथवा क्वथनांक होता है। निश्चित गलनांक और इसी का गलन उष्मा भी होता है, जबकि अक्रिस्टलीय में गलनांक और गलन उष्मा निश्चित नहीं होता। इसके सतह जो होते हैं ब्रेक करने पर, टूटने पर चिकना होता है, जबकि अक्रिस्टलीय सतह जो होता है वो अनियमित होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टिकी सरफेस, रेगुलर, और अक्रिस्टलीय में दैट मीन्स एमोर्फस में हम कह सकते हैं अनियमित, दैट मीन्स इर्रेगुलर। इसमें विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं और दीर्घ पराशरी व्यवस्था में होते हैं। इसी को कहते हैं दीर्घ पराशरी व्यवस्था, दैट मीन्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब हुआ कि अगर पार्टिकल इस तरह से सजा हुआ है तो ये एक रेगुलर पैटर्न में होगा और काफी दूर तक होगा, इस तरह। इसी को लॉन्ग रेंज
ऑर्डर कहते हैं। दीर्घ पराशरी व्यवस्था तथा विषम दैशिक प्रकृति का मीनिंग हुआ कि किसी भी डायरेक्शन में हम अगर कैलकुलेट करें, किसी भी डायरेक्शन में हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करें तो ये डिफरेंट डिफरेंट मिलना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, समदैशिक। तो समदैशिक का मीनिंग हो गया कि एवरी डायरेक्शन में फिजिकल क्वांटिटी जो है वो उसका वैल्यू सेम होना चाहिए। और साथ साथ ये कैसा है, लघु पराशरी व्यवस्था। लघु पराशरी व्यवस्था दैट मीन्स शॉर्ट रेंज ऑर्डर का। ठीक है, इसे हम विषम दैशिक को इंग्लिश में एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं। एन आइसोट्रॉपिक। और इसे क्या कहते हैं, समदैशिक को आइसोट्रॉपिक। तो ये एक सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एन आइसोट्रॉपिक क्या है। तो हम इसका उत्तर देंगे कि एन आइसोट्रॉपिक क्रिस्टलीय ठोस का एक गुण है जिसमें क्रिस्टल के किसी भी दिशा में अगर हम उसके फिजिकल क्वांटिटी को मापते हैं, मेजर करते हैं, तो वो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। और समदैशिक का मीनिंग हुआ कि यह अक्रिस्टलीय ठोस का गुण है जिसमें किसी भी डायरेक्शन में हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसका मान समान आता है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसे अक्सर पूछा जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस के लिए हम उदाहरण लेंगे सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज, धातु, हीरा आदि। और अक्रिस्टलीय ठोस के लिए उदाहरण है कांच, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। ठीक है, तो रबर और प्लास्टिक पर तो एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जिसे हम कहते हैं अक्रिस्टलीय जालक। अक्रिस्टलीय जालक, आकाशीय जालक, क्रिस्टलीय जालक, त्रिविमीय जालक, इसे इंग्लिश में कहा जाता है 3D लैटिस। तो क्रिस्टलीय जालक या त्रिविम जालक को हम इस तरह से कर सकते हैं। त्रिविम जालक जालक बिंदुओं की एक जमावट होती है। जो भी पॉइंट्स है, पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल का ये अरेंजमेंट है। जैसे इस तरह से यहाँ पर एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल एक दूसरे के साथ अरेंज किया हुआ है। तो त्रिविम जालक जालक बिंदुओं का एक जमावट है जिसमें त्रिआयामो अवस्था में मतलब 3D में विभिन्न स्थलों पर कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। तो हम त्रिविम जालक कह सकते हैं। जालक बिंदुओं का एक जमावट है, एक अरेंजमेंट है जिसमें त्रिविम 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर पदार्थ के कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है कि किस तरह से पदार्थ के कण 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज्ड है। ओके, तो ये हमारा, अगर हम एक पॉइंट को कहें तो इस एक पॉइंट को कहा जाता है जालक बिंदु। जालक बिंदु अगर हम इस क्यूब में देखें तो ये सारे जो है वो जालक बिंदु है। ये जालक बिंदु है, ये भी जालक बिंदु है। यहाँ रेखा का उपयोग केवल ज्यामिति को समझाने के लिए किया गया। ये एटम और ये दूसरा एटम एक दूसरे से किसी लाइन से जुड़े हुए नहीं होते। ठीक है, ये लाइन का उपयोग सिर्फ किया गया है ताकि हम इसे एक रेगुलर फिगर के तौर पर हम समझ सकें। ओके, एक एकक कोशिका में कणों की सही स्थिति, एक्स किरण विवर्तन
डिफ्रैक्शन द्वारा प्राप्त की जाती है। जैसे कहा गया कि यूनिट सेल के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट क्या है, कि पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पर होंगे, कणों की व्यवस्था कहाँ कहाँ पर होगी, इसका आकलन हम लगा सकते हैं एक्स किरण विवर्तन के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि एक्स किरण विवर्तन दैट मीन्स डिफ्रैक्शन एक मेथड है, एक तरीका है जिससे हम एकक कोष्ठिका के अंदर कणों की सही सही स्थिति का पता लगा सके। जैसे यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, इसमें एटम का व्यवस्था ये सारे एटम, ये सब परमाणु है, या फिर कह सकते हैं कि इसके लैटिस पॉइंट पर कुछ कण है, लैटिस जालक बिंदु पर कुछ कण है। तो ये कणों का पता, इस कणों का पता हम कैसे लगा पाते हैं? इस कणों का पता हम एक्स किरण विवर्तन डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा लगा पाते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जालक बिंदु में का पता किस तरह लगाया जाता है, तो एक्स किरण विवर्तन डिफ्रैक्शन के द्वारा लगाया जाता है। अब हम अगर क्रिस्टलों को देखें तो क्रिस्टल को 7 समुदाय में बांटा गया है। कितने समुदाय में बांटा गया? 7 समुदाय में बांटा गया। ओके, तो हम अगर देखें तो कह सकते हैं कि क्रिस्टल को 7 भागों में बांटा गया है। एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? तो अगर हम एकक कोष्ठिका को परिभाषित करने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह लघुत्तम भाग, किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह लघुत्तम भाग जो उस क्रिस्टल के संपूर्ण ज्यामिति की व्याख्या करता हो। किसी क्रिस्टलीय पदार्थ की वह लघुत्तम भाग, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह मिनिमम पार्ट जो उस क्रिस्टल के संपूर्ण ज्योमेट्री ज्यामिति को प्रदर्शित करता है, व्याख्या करता है, तथा जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाए। जैसे ये एक क्यूब दिखाया गया है, इसी तरह से इस साइड में भी एक क्यूब बना दिया जाए, ऊपर नीचे चारों तरफ क्यूब बना दिया जाए, तो एक क्रिस्टल का फॉर्म हो जाएगा। तो ये वो सबसे छोटा क्रिस्टल है, ये वो सबसे छोटा क्रिस्टल है, क्रिस्टल यूनिट है जो क्रिस्टल को फॉर्म कर पा रहा है, बना पा रहा है इसके बार बार रिपीटेशन से। तो हम इसे क्या कहेंगे? यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका कहेंगे। एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकक कोष्ठिका क्या है, तो हम इसे परिभाषित करेंगे, किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह लघुत्तम भाग जो उस क्रिस्टल के संपूर्ण ज्यामिति की व्याख्या करता हो तथा जिसे बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण भी हो जाए, एकक कोष्ठिका कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहां से लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, कि एक एकक सेल संपूर्ण क्रिस्टल का छोटा सा भाग होता है। कि ये जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल पूरे संपूर्ण क्रिस्टल का एक छोटा सा भाग होता है। यूनिट सेल क्या होता है? पूरे क्रिस्टल का एक छोटा सा भाग होता है। थर्ड पॉइंट हम यहां से लिखेंगे, नोट करेंगे अपने नोटबुक में, कि एक एकक सेल की भुजा की लंबाई ABC द्वारा निरूपित की जाती है। यूनिट सेल के लेंथ के, साइड के लेंथ को हम ABC द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा भुजाओं के युग्म BC,
सी ए बी के मध्य जो कोण बनता है उसे हम अल्फा बीटा और गामा कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। ये एक यूनिट सेल हो गया, ये वाई डायरेक्शन, ये है वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ लिया जाएगा उसे हम क्या नाम देंगे, ए, और वाई डायरेक्शन में जो लिया जाएगा उसे बी, और जेड डायरेक्शन में जो लेंथ लिया जाएगा इस भुजा का दूरी उसे हम क्या नाम देंगे, सी। तो एक्स और वाई के बीच ए और बी के बीच जो एंगल बनता है उसे हम गामा नाम देते हैं। ए और बी भुजा के बीच जो एंगल बनेगा, कोण का निर्माण होगा, उस कोण को हम लोग गामा नाम देंगे। इसी तरह से y और z, b और c के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम अल्फा नाम देंगे। इसे क्या नाम देते हैं, अल्फा। इसी तरह से c और a के बीच में जो भुजा का निर्माण होगा इसे हम एंगल का निर्माण होगा, इसे बीटा कहते हैं। तो इस तरह से हम यूनिट सेल के लिए 3 पॉइंट को डिफाइन किए। पहला कि यूनिट सेल एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, दूसरा कि एकक कोष्ठिका संपूर्ण यूनिट सेल का एक छोटा सा भाग होता है, और तीसरा कि एकक कोष्ठिका के भुजाओं की लंबाई ए बी सी तथा भुजाओं के युग्म के मध्य जो कोण बनता है उसे अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, हम लोगों ने देखा कि यूनिट सेल को 7 भागों में बांटा गया था। यूनिट सेल को 7 भागों में बांटा गया, जिसे हम 7 क्रिस्टल समुदाय 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रिस्टल सिस्टम कितना होता है, तो 7 क्रिस्टल समुदाय होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान रखने वाली बात है, ब्राविस लैटिस, तो ब्राविस लैटिस की संख्या 14 होता है। ब्राविस लैटिस की संख्या 14 होता है। ओके, और क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो सिर्फ 7 होता है। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि घन क्यूबिक सिस्टम कितना होता है, तो ये 3 होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसे हम एक एक करके अभी स्टडी करते हैं। सातों समुदाय का सबसे पहले नाम याद होना चाहिए। तो सातों समुदाय का नाम हमारे पास है सबसे पहले घन, चतुष्फलकीय, विषम, लंबाक्ष, या इसी को हम कहते हैं समचतुर्दर्शी, चतुर्भुजी। नेक्स्ट हमारे पास है षष्ठभुजी, उसके बाद है त्रिसमताक्ष या त्रिभुजी, एकंताक्ष और त्रिंताक्ष। ठीक है, ये 7 हमें याद रखना है। तो 7 यूनिट सिस्टम, 7 क्रिस्टल यूनिट सिस्टम का सबसे पहले हमें नाम याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा हम स्टडी करते हैं अपने क्लास 12 सिलेबस के अंदर घन को, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर आते हैं। ठीक है, इसलिए हमें सिर्फ नाम याद कर लेना है सातों क्रिस्टल समुदाय का, और स्टडी हम सिर्फ घन के लिए ही करेंगे। अगर हम यूनिट सेल इस तरह से बनाते हैं, यूनिट सेल हम बनाते हैं तो इसमें 3 अक्ष हो गया, ये और ये। इसी को हम लोगों ने एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष नाम दिया था। और एक्स के समक्ष भुजा की लंबाई को ए कहते हैं, और बी के समक्ष हम लोग भुजा की लंबाई को, वाई के समक्ष भुजा की लंबाई को बी कहते हैं, और जेड के समक्ष भुजा की लंबाई को सी कहते हैं। तो भुजा की लंबाई को हम लोग अक्षीय दूरी कहते हैं, और भुजा के मध्य बना हुआ कोण अक्षीय कोण कहलाता है। ओके, तो ऐसा यूनिट सेल जिसमें तीनों भुजा ए बी सी आपस में बराबर हो, तथा
अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा भी बराबर हो और उस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री, तब हम उसे घन क्रिस्टल समुदाय के अंतर्गत स्टडी करेंगे। उसे हम कहेंगे क्यूबिक यूनिट सेल। क्या नाम देते हैं? क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहते हैं? घन एकक कोष्ठिका। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए घन एकक कोष्ठिका, तो हम कहेंगे घन एकक कोष्ठिका 60 क्रिस्टल समुदाय में से एक क्रिस्टल समुदाय है जिसके अंतर्गत अक्षीय दूरी ए बी सी बराबर होता है और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है। ब्राविस जालक के तौर पर हम देखें तो ये 3 प्रकार का होता है, आध फलक केंद्रीय और काय केंद्रीय। एग्जाम्पल हमें याद रखना है सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड, कॉपर। चतुष्फलकीय जिसमें ए बराबर बी बराबर नहीं सी और अल्फा बीटा गामा का मान कितना होगा? 90 डिग्री। ये 2 प्रकार का होता है, आद्य और काय केंद्री। उदाहरण श्वेत टीन, SnO2, TiO2, कैल्शियम सल्फेट। विषम लंबाक्ष या सम चतुर्भुजी जिसे अल्फा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, जबकि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम विषम लंबाक्ष की बात करें तो 4 प्रकार के, आर्ध फलक, काय केंद्री और अंतः केंद्री। तो अगर हम घन की बात करें तो घन 3 तरह का होता है, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा गया है। चतुर्भुजी चतुष्फलकीय 2 तरीके का होता है और विषम लंबाक्ष 4 तरीके का होता है। तो अगर हम 7 क्रिस्टल सिस्टम में देखें तो अभी तक हम लोगों ने 3 स्टडी किया, 7 क्रिस्टल सिस्टम में से 3, लेकिन अगर हम ब्राविस लैटिस की बात करें तो 4, 2 6 और 3 9। कितना हो गया? 9। और इसके लिए उदाहरण, विषम लंबाक्ष का उदाहरण गंधक, पोटासियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, माचिस इत्यादि। इसी तरह से षष्ठभुजीय की बात करें तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा का मान कितना होता है? 120 डिग्री। और इसका भुजा के साथ संबंध है ए बराबर बी बराबर नहीं सी, और यह सिर्फ एक ही टाइप का होता है, इसलिए टोटल कितना हो गया? 9 और 1 10। एग्जाम्पल याद रखेंगे ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड। इसी तरह से त्रिसमताक्ष जिसको हम लोग त्रिभुजी भी नाम देंगे, यहाँ ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं। इसका भी टाइप कितना हो गया? 1। तो टोटल कितना हो गया ब्राविस लैटिस? 10 और 1 11। एग्जाम्पल कैल्साइट जिसको CaCO3 कहेंगे, ये नाम याद रखना है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि कैल्साइट का सूत्र क्या है, कैल्साइट का फॉर्मूला क्या है, तो आंसर क्या होगा? CaCO3। इस तरह से सिनाबार, ये भी इंपॉर्टेंट है, HgS। अब हमारे पास अगला एकंताक्ष। एकंताक्ष की बात करें तो अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री और बीटा बराबर नहीं 90 डिग्री, और भुजा के साथ संबंध है ए बराबर नहीं बी बराबर नहीं सी। ये 2 टाइप का होता है, आध और अंत। तो टोटल कितना हो गया? 11 और 2 13। उदाहरण एकंताक्ष गंधक सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। और त्रिंताक्ष में हम लोग देखेंगे ए बराबर नहीं बी बराबर नहीं सी, और कौन का संबंध है? अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा,
नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हम इसके ब्राविस लैटिस की बात करें तो सिर्फ कितना हो गया, एक टाइप का जो आध। तो टोटल ब्राविस लैटिस हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया 14। टोटल ब्राविस लैटिस कितना है 14। और क्रिस्टल सिस्टम कितना है, क्रिस्टल सिस्टम कितना है, तो क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास है 7। क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास 7 और टोटल ब्राविस लैटिस हमारे पास है 14। इसके लिए उदाहरण भी याद रखेंगे, उदाहरण याद रखेंगे। पोटासियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट और बोरिक एसिड।